Good morning, students. In today's lecture, we will discuss the special cases of the formula we just derived in our last lecture. तो students, हमने last lecture में एक formula derive किया था due to magnetic field due to a straight current carrying conductor. और वो formula में हमारे पास आया था B is equal to mu naught I upon 4 pi a sin phi 1 plus sin phi 2. ये इस फॉर्मूला हमने कल ड्राइव किया था स्टूडेंट्स. यहाँ पे phi 1 phi 2 क्या थे, a क्या है, ये सब हमने कल डिस्कस कर लिया था. तो आज हम इसकी कुछ स्पेशल केस ड्राइव करेंगे. तो इसके स्पेशल केस में आएगा हमारा केस फर्स्ट. तो उसको आप लिख लीजिए साथ में. व्हेन कंडक्टर has infinite length and point P lies at the right bisector, or we can say at the perpendicular bisector. ठीक, फर्स्ट केस है. तो इसको समझने के लिए हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स. तो फिगर के लिए हम दिस इज स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कैरिंग करंट I एंड दिस इज द पॉइंट P. तो स्टूडेंट्स मैं आपको फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ करवाना क्या था. जो पॉइंट P की पोजीशन थी कंडक्टर से, उसको हमने A अज्यूम किया था. इस फॉर्मूले में A होती है. phi 1 phi 2 के हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, पॉइंट को इस कंडक्टर के दोनों एंड से ज्वाइन किया था. एक एंगल को हमने phi 1 बोला था, तो दूसरे को हमने बोला था phi 2. ठीक, यहां तक क्लियर है. आज हमारे पास कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि इस कंडक्टर की लेंथ हमें अननोन है. अननोन है मतलब इसकी लेंथ हमें कुछ लेंथ फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है. समझता, फाइनाइट लेंथ जिसको हम मेजर कर सकते हैं. और पर लेंथ से एग्जैक्टली नोन नहीं थी. बट आज के जो उसकी प्रॉब्लम है स्पेशल केसेस पे, इसकी लेंथ कितनी है, इनफिनिट. पहली चीज आपको समझना पड़ेगा. और दूसरा है पॉइंट P लाई करेगा एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. आई होप कि आपको पता होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है. आप समझ सकते हैं कि एक बाइसेक्टर ड्रॉ करो आप इस कंडक्टर में, और बाइसेक्टर आपको इस तरह ड्रॉ करना है ताकि ये इसको बाइसेक्ट करे दो इक्वल लेंथ में. तो अगर ये लेंथ सपोज कीजिए L है, ये भी L होनी चाहिए, तब जो परपेंडिकुलर होगा उससे हम बनेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो पॉइंट P आज इसी बाइसेक्टर में कहीं भी लाई कर सकता है. ठीक है, तो इतना हमारे पास हो गया है. तो जैसे मैं इस कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज करता हूँ, सपोज कीजिए मैं इसकी लेंथ इंक्रीज कर रहा हूँ कुछ इस तरह से. अब अगर इसकी लेंथ अब इतनी हो गई है तो मुझे इसके एंड ज्वाइन करने पड़ेंगे. तो आप देखेंगे कि एंगल इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है. सिमिलरली अगर इसकी लेंथ थोड़ा और इंक्रीज करूँ तो आप फिर से ज्वाइन करेंगे इसके एंड्स, तो ये एंगल फिर से और इंक्रीज होगी. अब क्योंकि लेंथ ऑफ कंडक्टर इनफाइनाइट है, ये वाला जो एंड है इसका, ये भी इंफिनिटी पे टच करेगा, और ये वाला एंड है ये भी इंफिनिटी पे टच करेगा. तो आपको पता है बच्चों कि जो इंफिनिटी है वो नॉट डिफाइंड होता है. तो हम कह सकते हैं कि इंफिनिटी बहुत दूर होगा. तो वहां से अगर इस एंड को, इस इंफिनिटी वाले एंड को इस पॉइंट P से मैं ज्वाइन कराऊं, तो ये लाइन ऑलमोस्ट इसको मीट करेगी इंफिनिटी जाके, बहुत नीचे जाके, बहुत दूर जाके. तो उस केस में ये जो हमारा एंगल होगा इसे हम ऑलमोस्ट कितना ट्रीट करेंगे, 90 डिग्री. ठीक स्टूडेंट्स. एंड सिमिलरली फॉर phi 2, जो कंडक्टर ऊपर की तरफ जाएगा, लेंथ अगर इंक्रीज होगी, ये अगर इंफिनिटी अटेंड करेगा, तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो एंगल phi 2 होगा, इट विल टेंड्स टू 90 डिग्री. तो शॉर्ट में लिख सकते हैं, इफ L टेंड्स टू इंफिनिटी देन phi टेंड्स टू 90. phi 1 और phi 2 दोनों की हम बात करते हैं. तो यहाँ पर बैठ के हम काम कर सकते हैं इसमें. तो फॉर्मूला हमारे पास ये है. तो दैट इज, इसका मतलब क्या है, अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर इनफिनिट है और पॉइंट P लाई कर रहा है एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देन व्हाट वी गॉट, phi 1 एज वेल एज phi 2, ये दोनों ही होंगे हमारे पास 90 डिग्री, और वी कैन से pi 90. ठीक है. तो आपकी वैल्यू यहाँ कोई वैल्यू इसको पुट अप करनी है, तो आपको आंसर देगा म्यू नॉट I upon 2 pi. डायरेक्टली सॉल्व करना स्टूडेंट्स को, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है. sin 91 1 plus 1 2
2 और फिर कीजिए 4, ये कुछ स्टूडेंट्स मिल जाएगा, इज योर फाइनल आंसर। ठीक, नाउ सेकंड वन इज, ये सेकंड, व्हेन कंडक्टर हैज infinite length and point P lies near one end. Point P lie near one end. ठीक है स्टूडेंट्स, फिर समझते हैं आपने। This is our conductor, इसकी लेंथ इनफिनिट है। तो सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, ये है कंडक्टर एक्स, ये एंड मुझे पता है, हम ये बोल सकते हैं। दूसरा एंड जिसका वाई एक्चुअली स्टूडेंट वो कहां पे होगा, इनफिनिटी में होगा। ठीक है, और जो पॉइंट है इस बार वो लाई कर रहा है नियर वन एंड। सपोज कीजिए इस एंड के नियर वो लाई कर रहा है, वो इस एंड के नियर भी लाई कर सकता है, वो भी देखेंगे वो भी। फिर आप ये जूम कीजिए कि जिस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है वो इस एंड पे लाई कर रहा है, और इस एंड पे से ऑब्वियसली लेंथ ये एंड तो इनफिनिटी पे। तो आप तो क्लोजली से देखेंगे स्टूडेंट्स, तो यहां से आपको मिलेगा, यहां से ये एंगल बना रहा था, ये फाइव टू था, यहाँ पे जो स्टूडेंट फाइव टू एंगल होगा 0 बन जाएगा, और जे एंड फिर से उसे ज्वाइन करेंगे अगर, तो इसको अगर ज्वाइन करेंगे तो ऑलमोस्ट इसको मीट करेगा इनफिनिटी लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि लाइन टेंड्स टू इनफिनिटी, तो ये एंगल फिर से कितना हो जाएगा, 20 होने वाला है। तो देन यू कैन से फाइनल बिकम्स 90 डिग्री, और यू कैन से 5 डिग्री। सिमिलरली अगर पॉइंट हमारे इस एंड के नियर लाई कर रहा है भाई, तो दूसरा एंड कहां पे होगा, इनफिनिटी में होगा। तो इस एंड से इस पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो जो एंगल हमें मिलेगा वो 0 डिग्री मिलेगा, और जब मैं इस दूसरा वाले एंड को इस पॉइंट के पीछे ज्वाइन करूंगा तो वहां से वो 90 डिग्री मिलेगा। तो ऑब्वियसली वहां पे क्या हो जाएगा, 5 बिकम्स 90 और 5 बिकम्स 0। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, आंसर देखिए मिलने वाला है। तो देखिए वैल्यू पुट कीजिए इसकी आप, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a sin phi 1 is 0, sorry, sin phi 1 is 90 degree, sin 90 becomes 1, and phi 2 is 0, sin 0 becomes 0. So 1 plus 0 becomes 1, and this is your required answer. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड एग्जाम में आते हैं आपके कंप्लीट एग्जाम में। तो ध्यान से फॉर्मूलेज को ध्यान से देखिएगा कि ये फॉर्मूला कब है और ये कहां से आए हैं। ये जनरल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तब है जब लेंथ कंडक्टर की लेंथ इनफिनिटी है और पॉइंट पी लाई करेगा बाइसेक्टर पे, और ये केस तब होगा जब लेंथ ऑफ कंडक्टर फिर से इनफिनिट और पॉइंट किसी एक एंड की तरफ लाई कर रहा है। तो आप इन फॉर्मूले को ध्यान से नोट कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूले भी हमारे काम आ रहा है न्यूमेरिकल सिस्टम करने में। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा, उसमें होगा हम फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट लूप। तो इसे लिख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, शॉर्ट में लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। बच्चे गिवन थ्योरी आप नोट कीजिएगा इसे। कंसिडर अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, कंसिडर अ सर्कुलर लूप लिख लीजिए, कंसिडर अ सर्कुलर लूप having radius r, having radius r with center O, carrying current I, and we have to find magnetic field induction at its center O, and we have to find the magnetic field induction at its center O. तो ये जो हमारे पास पूरा फिगर है, दिस इज अ करंट कैरिंग लूप हैविंग रेडियस r with center O. So we have to find the magnetic field at its center. हमें सेंटर पे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके हम यूज करेंगे राइट शॉर्ट।
मैंने आपको बताया था कि बाय शॉर्ट लॉ काफी यूजफुल एक टूल है हमारे पास, या लॉ बोल सकते हैं इसे। इसकी वजह से हम किसी भी शेप ऑफ कंडक्टर के लिए मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको लास्ट लेक्चर में रिपीट किया था। तो यहीं पे हम यहाँ पे भी हम वही लॉ अप्लाई करेंगे। तो ये हमने छोटा सा एलिमेंट चूज कर लिया पहले कि बाय शॉर्ट लॉ डील करता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट। तो पहले हमने स्मॉल करंट एलिमेंट चूज किया, हमने से इट इज ए बी, हमने पहले भी लिया था। तो अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट ए बी। कितना होगा? इट्स dv म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने कल देखा था स्टूडेंट्स बाय शॉर्ट लॉ का। यहाँ पे डीएल क्या होता है पता है आपको? आइडियल को हम करंट एलिमेंट बोलते हैं। थीटा होता है द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड रेडियस वेक्टर। तो आपको ध्यान होगा कि हम क्या करते थे, छोटा सा एलिमेंट चूज करते थे आइडियल, इसके सेंटर्स को हम ज्वाइन करते थे उस पॉइंट से जिस पॉइंट पे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। ये डिस्टेंस होती थी हमारे पास आर वेक्टर, और जो भी इनके बीच का एंगल होता था, इट मींस द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, उसको हम थीटा अज्यूम करते थे। तो यहाँ पे भी देखिए ऐसे किया हमने, बट वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो इस सेंटर में मैग्नेटिक फाइंड करने, तो मैंने पहले इस करंट एलिमेंट को चूज किया, उसको ज्वाइन कर दिया इस करंट इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं 90 डिग्री से। दिस थीटा बिकम्स 90 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स? इतना क्लियर होना चाहिए आप सभी को। वेयर आर इज द रेडियस और वी कैन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम दैट करंट एलिमेंट। तो आप करंट एलिमेंट कहीं भी चूज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स आप यहाँ पे करंट एलिमेंट चूज करते हैं, फिर से आप ज्वाइन करेंगे इस करंट एलिमेंट को इस पॉइंट ओ से, फिर से एंगल 90 होगा, और ऑब्वियसली डिस्टेंस हमेशा आर ही रहेगी क्योंकि रेडियस है। तो अब आप इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन करेंगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा इंटीग्रेशन d इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 हो गया 1 आर स्क्वायर। नाउ dv का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो d मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। दीज आर दी कांस्टेंट क्वांटिटीज। ये हमने इंटीग्रेशन से मान कर लिया अंदर बचा dl, इंटीग्रेशन ऑफ dl। नाउ व्हाट इज dl? dl इज द लेंथ ऑफ दैट एलिमेंट जो हमने चूज कहां पे किया है, इसकी सर्कमफेरेंस पे। तो अगर आप इस dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? कंप्लीट लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस। व्हाट इज द लेंथ ऑफ व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल? इट्स 2 पाई r। तो आप इसको सॉल्व सिंपलीफाई करेंगे तो ऑन गेटिंग सिंपलीफाइड it becomes mu naught upon 2r। तो ये मिल जाएगा फाइनल फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स? अब बात करें इसके, ये अभी यहाँ पे हमारे पास कॉइल में एक टर्न था। इफ कॉइल हैज n टर्न्स, इफ कॉइल हैज n टर्न्स, अगर कॉइल में n टर्न्स होंगे तो आपको इस फॉर्मूले में n का मल्टीप्लाई करना है। गॉट b इज इक्वल टू n म्यू नॉट i अपॉन 2r। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब ये n का मल्टीप्लाई क्यों हुआ समझने के लिए अभी समझते हैं इसको। उससे पहले हमें डायरेक्शन की बात करनी पड़ेगी। अब हम बात करें डायरेक्शन की स्टूडेंट्स, तो आपने क्लास 10 में पढ़ा है, ऐसे मुझे रिपीट नहीं करना चाहिए पर चलो कोई नहीं, रिपीट कर देते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ठीक है स्टूडेंट्स? दिस इज आवर करंट कैरिंग लूप कैरिंग करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की डायरेक्शन की फाइंड करना है डायरेक्शन, इसके सेंटर पे डायरेक्शन फाइंड करना है, तो इसका हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने फिंगर्स को कर्ल करना है करंट की डायरेक्शन में। यू हैव टू कर्ल योर फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड देन थंब गिव अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो अपने थंब कर्ल किए, सॉरी अपने फिंगर कर्ल किए और थंब पॉइंट कर रहा है इनवर्स डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि सेंटर में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इनवर्स है। आपको ये भी पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटीन्यूअस लूप फॉर्म करती हैं। दे आर नेवर एंडिंग लूप्स, दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप्स। तो कभी एंड नहीं होगी। मतलब अगर यहाँ सेंटर में इनवर्स है तो फिर दोबारा ये टर्न होकर वापस आती है, घूम के वापस आती है।
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आप कुछ इस तरह समझिए मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में डायरेक्शन का इनवर्स अंदर गई, फिर वो बाहर की तरफ आती है इस तरह से कंसंट्रेटेड लूज बनाती हूँ। इस वाली केस की बात करें, यहाँ से फील्ड लाइंस अंदर गई है, फिर घूम के बाहर आई है इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट इट्स सेंटर गिवन बाय द राइट हैंड थंब। अब हम बात करते हैं एनकाउंटर क्योंकि यहाँ पर सपोज की स्टूडेंट्स वी हैव टू लूप्स हैविंग सेम रेडियस। मेरे पास दो लूप्स है, कुछ रेडियस उनकी आर, तो ऑब्वियसली बात मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिंगल लूप तो इतना ही होगा। अब हमारे दो लूप है तो दोनों की डायरेक्शन तो इनवर्स ही होगी। देखिए फर्स्ट लूप की वैसे इनवर्स और सेकंड लूप की वैसे इनवर्स, तो दो बार हम इसे ऐड करेंगे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, ऐड करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इफ वी हैव 3 लूप्स तो 3 लूप्स में तीनों की डायरेक्शन, तीनों लूप की वैसे डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो इनवर्स ही होगा हर केस में, तो हमें 3 टाइम्स में ऐड करना पड़ेगा, उससे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली इफ वी हैव n लूप्स, अगर n लूप्स हैं तो सारे लूप्स का जो फील्ड होगा, डायरेक्शन होगा जो उसका सेंटर में वो इनवर्स होगा, तो मुझे उन्हें n टाइम्स ऐड करना है, तो उससे बड़े से मल्टीप्लाई कर लो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि n का मल्टीप्लाई यहाँ पे क्यों हुआ है। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं बोलूंगा स्टूडेंट्स को, इसको मैं बोलूंगा स्पेशल केस, जो भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट आई थिंक फॉर न्यूमेरिकल्स। अभी तक हमारे पास एक कंप्लीट लूप गिवन है, हमें कंप्लीट लूप का डेरिवेशन एग्जाम में आता है, बट न्यूमेरिकल कभी उसके बेस नहीं आया आज तक, जहां तक मैंने देखा है 5 साल में। हमेशा कुछ लूप, कुछ हमारे पास आर्क गिवन होता है, तो आर्क की वजह से पूछता है सेंटर मैग्नेटिक फील्ड। तो सपोज कीजिए हम आर्क की एज्यूम कर लेते हैं, सपोज वी हैव दिस टाइप ऑफ आर्क। ठीक है, अब आपको पता है कि आर्क हमेशा सर्कुलर फॉर्म में होता है, सर्कल का ही पार्ट है, ये लूप का ही पार्ट है। And suppose this arc carrying some current I, and we have to find the magnetic field at its center. Suppose center भी होगा, that the center of this arc is O, and the radius of this arc is this one. ठीक है, हमें इस आर्क के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो स्टूडेंट्स को सॉल्व करने के लिए भी हम बायट-शावर्ट लॉ का ही यूज करेंगे। एज्यूम कर लेते हैं स्टूडेंट्स, suppose this arc subtend an angle theta at its center, तो बायट-शावर्ट लॉ अप्लाई करेंगे। तो बायट-शावर्ट लॉ अप्लाई करने के लिए छोटा सा करंट एलिमेंट चूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके आर्क में ही हमें यहाँ पे चूज करना है एक स्मॉल करंट एलिमेंट, दिस इज करंट एलिमेंट आईडीए। फिर क्या करते हैं जो बायट-शावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग, बायट-शावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम इस करंट एलिमेंट को के सेंटर को ज्वाइन करते हैं उस पॉइंट से जहां पे हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो पॉइंट ओ पे हमें मैग्नेटिक फाइंड करना है, ज्वाइन कर लिया इसको हमने, और ये क्योंकि आपको पता है जो सी रेडियस है और ये है टेंजेंट, तो ऑब्वियसली एंगल 90 डिग्री होगा। आप कहीं पे भी एलिमेंट चूज कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि आपको यही चूज करना है, आप किसी भी पार्ट में चूज कीजिए, उस करंट एलिमेंट को सेंटर ज्वाइन कीजिए, वो एंगल हमेशा 90 ही रहेगा और रेडियस डिस्टेंस हमेशा आर ही रहेगी, क्योंकि ये लूप है, सॉरी ये एक आर्क है तो रेडियस कांस्टेंट ही होगी इसकी। यूजिंग बायट-शावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट, ध्यान रखिए स्टूडेंट्स जो बायट-शावर्ट लॉ है वो केवल स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए डील करता है। हम फिलहाल केवल इस छोटे से एलिमेंट की वजह से फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो dV इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin 90। आई होप आपको समझ में आया हो साइन थीटा क्यों मैंने साइन 90 क्यों यूज किया है, दिस एंगल ऑलवेज 90, साइन 90 बनेगा आपका 1, और अगर मैं टोटल मैग्नेटिक फाइंड करूं तो मुझे इसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जैसे लास्ट स्टेप में मैंने किया था। जैसे मैं इंटीग्रेशन करूंगा इसका तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r स्क्वायर तक तो कांस्टेंट टर्म में बाहर निकल जाएगी। अब आएगा मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी ओनली। तो आप थोड़ा रिकॉल कीजिए लास्ट जो डेरिवेशन में किया था अभी, उसमें पूरी लूप थी हमें, पूरी लूप गिवन थी, तो हमने पूरा इंटीग्रेशन किया डीएल का, यानी कि सर्कमफ्रेंस व्हिच इज 2 पाई r। समझिए यहां तक तो सेम होता है दोनों चीजें। इसके बाद आप देखिए ये कंप्लीट लूप नहीं है, ये केवल आर्क है। आपको जब डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको इसकी आर्क की लेंथ मिलेगी, यहां से लेकर यहां तक सपोज लो कि आर्क स्क्वायर होगा AB, तो डीएल का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको यहां से मिलेगा लेंथ ऑफ आर्क व्हिच इज AB। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ध्यान से ऐसा आपको पता होगा ये फॉर्मूला,
एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये आप सभी को पता है फॉर्मूला, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां हम बात करते हैं थीटा इज एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट इट्स सेंटर लेट द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क स्टूडेंट्स ए से लेकर बी तक की लेंथ में खुद ही एल कर लीजिए और इसकी रेडियस कितनी है हमारे पास आर। व्हाट इज एल? इज थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब हम डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो वहां से हमें मिलेगी लेंथ ऑफ आर्क, और लेंथ ऑफ आर्क हम जस्ट अभी कैलकुलेट कर सकते हैं थीटा। यू कैन रिप्लेस दिस डीएल sorry this integration of dl by theta and you got b is equal to mu naught I upon 4 pi r square and dl के बदले आप रख लेंगे theta। now on solving this you got mu naught I theta upon 4 pi r। this is your final formula for the magnetic field at the center of a circular arc। ये केवल आर्क के लिए फॉर्मूला है। यहाँ पे आपको ये समझना है स्टूडेंट्स कि इस आर्क की रेडियस हमें गिवन है आर, और जो आर्क हमें गिवन है वो सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड करता है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा जनरल फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा दिस इज जनरल फॉर्मूला। अगर ये आपको पता है तो आप किसी भी लूप के लिए उसकी लेंथ कितनी भी हो आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसी फॉर्मूले को अप्लाई करूँ फॉर अ सर्कुलर लूप, जैसे ये सर्कुलर लूप हमारे पास, तो आपको पता है स्टूडेंट जब हम सर्कुलर लूप की बात करेंगे तो सर्कुलर लूप सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगी वो 2 पाई का सबटेंड करेगी, मतलब 360 का सबटेंड करेगी। तो आप अगर थीटा इज इक्वल टू 2 पाई पुट अप कर लेंगे तो इसका मतलब दिस इज अ कंप्लीट लूप। तो आप फॉर्मूला पुट अप कीजिए इसका, आपको मिल जाएगा यहाँ से आंसर पूरा जो आपको चाहिए। म्यू नॉट I upon 2r जो अभी हमने जस्ट ड्राइव किया था, आप देख कर आप चेक कर सकते हैं यही मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। तो देख सकते हैं जनरलाइज फॉर्मूला है। इसका एडवांटेज ये है स्टूडेंट्स कि अगर सपोज को हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी सर्कुलर आर्क, कुछ हमारे पास इस तरह की कोई आर्क बने जो सेमी सर्कुलर के फॉर्म में, तो इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा आपको डायरेक्शन करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली आपको पता है स्टूडेंट्स कि ये सेमी सर्कल है अगर, तो सेमी सर्कल सेंटर में जो एंगल ट्रेस करेगा वो ट्रेस करेगा कितने का पाई का। तो आप थीटा के बदले यहाँ पे पाई रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका, सॉरी जो भी आप थीटा के वैल्यू पुट अप करके आंसर मिलेगा वही इसका आंसर भी होने वाला है। सपोज करो आपके पास एक क्वार्टर लूप है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्वार्टर लूप भी हो सकती है आपके पास। क्वेश्चन तो कैसे हो सकते हैं एग्जाम में, क्वार्टर लूप अगर होती है तो आपको पता है क्वार्टर लूप की बात को सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा पाई बाय 2 का। तो आप थीटा के बदले पाई बाय 2 रिप्लेस कर सकते हैं, तो आपको मैग्नेटिक सेंटर इसका इजीली मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया। न्यूमेरिकल मैथ्स में अभी नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करते हैं कि बनाने की कोशिश करेंगे कुछ एक आध न्यूमेरिकल्स जो भी हो सके। सो कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है इस टॉपिक में तो आप ऐसे